आई एम ज़ोहेब अहमद अंजुम और आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के ऊपर और अफ़गानिस्तान इशू के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अफ़गानिस्तान के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम इन तीन वीडियो लेक्चर्स में हम बुनियादी तौर पे अफ़गानिस्तान का जो इशू है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, उसके डिफरेंट कंटोर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला पार्ट है उसमें मैंने अफ़गानिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि उसको हम आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के साथ या ग्लोबल वार ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ सकें। तो सबसे पहले हम इसकी अफ़गानिस्तान की कहानी को स्टार्ट करते हैं सोवियत यूनियन के अफ़गानिस्तान में 1979 में इंटरवेंशन से। कोल्ड वार चल रही थी, आपको पता है। ग्लोबल लेवल के ऊपर दो सुपर पावर्स आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन में एक दूसरे के सामने दुनिया के मुख्तलिफ वॉर थिएटर्स में, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जंगें लड़ रही थी। और अफ़गानिस्तान जो है वो एक ऐसा वॉर थिएटर बना कि जो वियतनाम वॉर के फ़ौरन बाद जो है वो वॉर थिएटर बना इन दोनों सुपर पावर्स के दरमियान, जो दोनों उस वक्त दुनिया बाइपोलर ऑर्डर में थी। और इन दोनों सुपर पावर्स के दरमियान जो है वो जंग का मैदान, जंग का महाज जो है वो अफ़गानिस्तान में सजा। मज़े की बात यह है कि अफ़गानिस्तान में जो जंग का महाज सजा ये कोल्ड वार का एंड साबित हुआ। और ना सिर्फ ये कोल्ड वार का एंड साबित हुआ बल्कि ये दो जो बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था या उस वक़्त की जो दो सुपर पावर्स थी उनमें से एक सुपर पावर के इख्तिताम का सबब भी बना। उसके बाद से यूएसएसआर जो है वो सुपर पावर नहीं रहा और दुनिया इंटर हुई बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर से यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में, कि जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इकोनॉमिक और मिलिट्री फ्रंट के ऊपर ग्लोबल सुप्रीमेसी हासिल कर ली। तो हम बात करते हैं कि 70s में 1973 से ऑनवर्ड्स अफ़गानिस्तान की जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन थी वहाँ पे पॉलिटिक्स में कम्युनिज्म का रुझान था और सोशलिज्म का रुझान था, जिसको आप लेफ्ट कहते हैं। और ये जो रीजन है ये अफ़गानिस्तान वन ऑफ द पुअरेस्ट रीजन्स था दुनिया के उस वक़्त भी, चूँकि अफ़गानिस्तान में ना तो इंडस्ट्री थी, ना ही ज़राअत थी, ना ही वहाँ पर कोई भी अफ़गानिस्तान की होस्टाइल जो टेरेन है उस वहाँ पर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। कन्वर्सली अगर आप इसको देखें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के हिसाब से, कि जो अफ़गानिस्तान के लिए जिस तरह से किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया के लिए ऑयल एक रिज़र्व है उनके लिए या एक नेचुरल सोर्स ऑफ इनकम है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए ऑयल और गैस के रिज़र्व्स हैं या मिनरल रिसोर्सेज के रिज़र्व्स हैं। अफ़गानिस्तान के साथ ऐसा कुछ नहीं था। तो ये जो मुल्क है वो एक गरीब मुल्क था तब से। 1973 में दाऊद ने किंग ज़ाहिर शाह की हुकूमत का तख्ता पलट दिया। बदले में कुछ अर्से के बाद जो नूर मोहम्मद तरक्की है उसने दाऊद की गवर्नमेंट का तख्ता उलट दिया। अब इंटरेस्टिंगली आप ये जब हम अफ़गानिस्तान में 70s की डेकेड की बात कर रहे हैं तो इसको आप पाकिस्तान की 50s की डेकेड के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ पे एक आ रहा है और दूसरा जा रहा है। और जिसको आप म्यूज़िकल चेयर्स का खेल कहते हैं, वैसे ही अफ़गानिस्तान में पॉलिटिकल ट्रांजिशन हो रही थी। जो नूर मोहम्मद तरक्की ये मार्क्सिस्ट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का हेड था और ये काम हुआ 1978 में कि उसने दाऊद की गवर्नमेंट को हटा दिया। नूर मोहम्मद तरक्की जो है ये अफ़गानिस्तान को यूएसएसआर के करीब ले जाना चाहता था। हफीज़ुल्लाह अमीन ने एक कू लीड किया। उसने जो है वो एक कू, जैसे पाकिस्तान में कूज होते रहते हैं, कू डिया टैट, उसने एक कू बर्पा किया और तरक्की की जो गवर्नमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया। अब जो हफीज़ुल्लाह अमीन है ये अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि सोवियत यूनियन ने इस कॉन्टेक्स्ट में इंटरवीन क्यों किया। सोवियत यूनियन को क्या पड़ी थी कि वो यहाँ पे इंटरवीन करे। ब्रेज़नेव जो है उसने रिफ्यूज़ किया कि वो इंटरवीन नहीं करेगा जब तरक्की ने उससे कहा कि आप जो है वो यहाँ पे आए अफ़गानिस्तान में। उसने यूएसएसआर का लीडर था ब्रेज़नेव, उस वक्त प्रेसिडेंट था, उससे कहा कि यूएसएसआर यहाँ पे इंटरवीन करे। और ये बात उससे कही तरक्की ने। और तरक्की की जो पार्टी थी मार्क्सिस्ट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उस वक्त आपको पता है कि कोल्ड वार में जो दो ब्लॉक्स थे उनमें कैपिटलिज्म का
और कम्युनिज्म का कंपटीशन चल रहा था, उनकी कॉन्फ्रंटेशन चल रही थी। तो इसी बात को सामने रखते हुए ब्रेजनेव ने, जब तरक्की ने उससे कहा कि हमारी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का तख्ता जो है वो पलट दिया गया है, तो आप आए हमारी सपोर्ट करें, क्योंकि हाफिजुल्लाह अमीन ने तरक्की की गवर्नमेंट को हटा दिया था। लेकिन ब्रेजनेव ने कहा कि हम जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके बाद जो था, अमीन जब यूएसए की तरफ टिल्ट कर रहा था, यानी हाफिजुल्लाह अमीन जो है वो अफगानिस्तान को यूएसए के ब्लॉक की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो इस सिचुएशन में अपने नेबरिंग सोशलिस्ट कंट्री में एक तरफ है यूएसएसआर जो कि कम्युनिस्ट कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, और दूसरी तरफ उस वक्त, ये बात याद रखिए, उस वक्त जो यूएसएसआर के बॉर्डर्स थे वो अफगानिस्तान के साथ टच होते थे। अब अपने एक नेबरिंग सोशलिस्ट कंट्री में कम्युनिज्म की प्रेवलेंस के लिए, कम्युनिज्म की सपोर्ट के लिए यूएसएसआर ने इंटरवीन किया और यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया। इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इस एक्शन को देखें तो ये एक्शन जो है वो लीगल इसलिए था क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक मुल्क की, वो खुद कह रही है कि आप आए हमारी सपोर्ट करें, और जो अमीन ने कू डिटेट बर्पा किया वो एक इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन था। जो सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में जब इंटरवीन किया, वो जो इन्वेजन था उसमें सोवियत यूनियन ने जो ट्रुप्स भेजे वो इंटरेस्टिंग थे। उसमें 50% रशियन थे और 50% जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन, जो कि सेंट्रल एशिया के उज़्बेक्स, ताजिक्स, इनको भेजा, जो कि सोवियत यूनियन की उस वक्त यूएसएसआर की फौज का पार्ट थे। अब इससे जो है वो ये खतरा हुआ कि ये जो मुस्लिम्स थे, इन्होंने अफगानिस्तान में, चूँकि यहाँ पे भी मुसलमान थे, तो मुस्लिम एलिमेंट होने की वजह से इन्होंने कहा कि हम जंग नहीं करेंगे। तो सोवियत यूनियन को अपनी आर्मी में ख़तरा महसूस हुआ कि शायद यहाँ पे रेबिलियन हो जाए और सेंट्रल एशिया के ये जो कंट्रीज़ हैं जो उस वक्त यूएसएसआर के कंट्रोल के अंडर थे, ये शायद इनमें बगावत हो जाए। 1979 में फाइनली सोवियत यूनियन ने इंटरवीन किया। यूएसएसआर ने क्लेम किया कि जो आर्मी है यूएसएसआर जो फौज भेज रहा है उसको अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने मंगवाया है, और ये क्लेम बाय फार दुरुस्त था क्योंकि तरक्की की गवर्नमेंट थी और तरक्की की गवर्नमेंट ने, सिटिंग गवर्नमेंट एक कम्युनिस्ट पावर से कह रही है कि आप हमारी सपोर्ट के लिए ट्रूप्स भेजें, और जब गवर्नमेंट इस तरह से किसी से सपोर्ट मांग ले तो वो एक्शन इंटरनेशनल लॉ में लेजिटिमेट कंसिडर होता है। जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है, जो यूएसए का एक्शन था अगेंस्ट इराक, फर्स्ट गल्फ वॉर की मैं बात कर रहा हूँ, उस ऑपरेशन को लेजिटिमेसी इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में इसीलिए हासिल है क्योंकि उस वक्त जो है वो किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया और कुवैत की गवर्नमेंट ने यूएसए से सपोर्ट मांगी थी। तब यूएसए ने वो उस ऑपरेशन के अंदर अपने ट्रूप्स को यहाँ पे भेजा था, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया में और कुवैत में, और कुवैत से फिर सद्दाम हुसैन की फोर्सेस को यहाँ से भगाया गया था। है थोड़ा सा डाइवर्जन पे हम चले गए। तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कोल्ड वार में यूएसएसआर ने 80,000 ट्रूप्स भेजे अपने मुल्क से बाहर किसी जगह पे। इंटरेस्टिंगली कोल्ड वार में यूएसएसआर जहां भी दाखिल हुआ, यूएसएसआर ने अपने ट्रूप्स विड्रॉ नहीं किए और वहां पर अपनी फोर्सेस का पंजा जमा के बैठ गया। दूसरी तरफ 1970s की जो डेकेड थी उसमें यूएसए जो है वो वियतनाम वार में मार खाने के बाद इंतहाई ह्यूमिलिएट हो चुका था और फिर वहां से रैप्रोचमा करके या नेगोशिएट करके वियतनाम वार से यूएसए बाहर निकला। और यूएसए ने जो है वो, यूएसए के पास ये स्ट्रेंथ नहीं थी और रिजॉल्व नहीं था। स्ट्रेंथ तो यूएसए के पास उस वक्त भी थी, रिजॉल्व नहीं था। यूएसए की पॉलिटिकल गवर्नमेंट में, यूएसए की लीडरशिप में ये रिजॉल्व नहीं था कि वो यूएसएसआर का ये जो इंटरवेंशन है अफगानिस्तान में उसको रिस्पॉन्ड करे। अब जब यूएसएसआर ने ट्रूप्स भेजे तो उन्होंने अमीन की गवर्नमेंट को हटा के फिर से जो नई गवर्नमेंट उन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल की, उसका बबरक करमल को इन्होंने उसका हेड बना दिया। ऑब्वियसली वो एक सोवियत स्टूज था, पिट्ठू था सोवियट्स का। अफगानिस्तान में रिस्पॉन्स क्या आया? अफगानिस्तान ट्रेडिशनली एक इस्लामिक कंट्री है। अफगानिस्तान जो है वहाँ की एक जो सोसाइटी है वो ट्रेडिशन बाउंड सोसाइटी है। वहाँ पे आपको इस्लाम की फंडामेंटलिस्ट क्रीड्स मिलेंगी, वहाँ पर आपको इस्लाम का रवायती अंसर मिलेगा। तो अफगानिस्तान में जो रिस्पॉन्स ये था कि मुजाहिदीन उठ खड़े हुए और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन जो है वो बढ़ती गई
और जो मुजाहिदीन या अफगानिस्तान में जो अफगानिस्तान के लोगों का जो रिस्पॉन्स आया वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ हो गया और यूएसएसआर के जो ट्रूप्स थे उनके खिलाफ जो है वो ये एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई, एक रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गई। अपोज्ड सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दियर ट्रेडिशन बाउंड सोसाइटी, ऑब्वियसली यही रीज़न थी। अब जो अफगानिस्तान में जो ट्रेडिशन बाउंड सोसाइटी थी, अफगानिस्तान में जो उलमा का बहुत ज़्यादा होल्ड था, सोवियत यूनियन के इंटरवेंशन को उन्होंने ऐसे ही देखा, क्योंकि उनके लिए सोवियत यूनियन जो है वो एक काफिर मुल्क था। तो काफिर मुल्क को उन्होंने ऐसे ही देखा कि ये हमारी तहजीब को और हमारी रवायत को और मज़हब को बदलने की कोशिश है। तो मुजाहिदीन जो है वो इस्लाम के नाम पे कम्युनिज्म के खिलाफ उठ खड़े हुए। और ये बात याद रखिए कि कोल्ड वॉर में कम्युनिज्म और इस्लाम कभी भी दोनों एट ईज या एट पीस नहीं रहे। कम्युनिज्म और इस्लाम का कन्फ्रंटेशन हुआ है टाइम एंड अगेन, और जब भी हुआ, मसलन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की हम बात करते हैं, जब यूएसएसआर ने एक्सपेंड करना शुरू किया तो एक के बाद एक सेंट्रल एशियन जो स्टेट है उसके ऊपर यूएसएसआर रशिया कब्जा करता गया। तो वो जो स्टेट्स थे मुस्लिम स्टेट्स, उनका रशिया के अंडर फॉल करना या रशिया के हाथों शिकस्त खाना और यूएसएसआर की जो बड़ी सोवियत बन रही थी, जो यूनियन बन रही थी, उसका पार्ट बनना, ये मुसलमानों के लिए सारी दुनिया में ह्यूमिलिएशन का बायस था। उसकी वजह से ऑब्वियसली ओवरऑल जो आपकी मज़हब की थिंकिंग होती है या ओवरऑल जो आपकी सारी दुनिया में एक रिलीजियस आइडियोलॉजी होती है या रिलीजियस डॉगमा होता है, उसके ऊपर इम्प्रिंट्स आते हैं। मिसाल के तौर पे क्रूसेड्स ने जो क्रिश्चियनिटी की थिंकिंग है टुवर्ड्स इस्लाम वो शेप की है, जिसकी वजह से आपको इस्लामोफोबिया नज़र आता है, जिसकी वजह से आपको क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस नज़र आता है। तो कम्युनिज्म और इस्लाम भी एट ईज या एट पीस नहीं रहे, और इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अफगानिस्तान में हमें ये रिएक्शन नज़र आता है और ये एक बगावत थी। और फिर आप अफगानियों की तारीख अगर ब्रिटिशर्स के साथ भी पढ़े आपको, तो आपको ये पता चलता है कि अफगानियों के खून में बगावत है। तो ये जो खून में बगावत होने का आंसर है, इसने इस्लाम के एलिमेंट को मिला लें और ट्रेडिशन बाउंड कंजर्वेटिव सोसाइटी, तीनों चीज़ों को मिला दें, तो आप फंडामेंटलिज्म कहें या जो भी कहें, ये एक परफेक्ट रेसिपी बन गई कि उस रेसिपी ने फिर जब एक्सप्लोड किया तो सोवियत यूनियन को फिर उसकी रैथ फेस करना पड़ी। लेकिन 79 में जब सोवियत यूनियन ने यहाँ पे इन्वेड किया तो इनिशियल ईयर्स में सोवियत्स को सक्सेस हासिल होगी। सोवियत्स ने इनिशियल ईयर में यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट भी इंस्टॉल कर दी, सोवियत्स ने यहाँ पे अपने ट्रूप्स को बिठा भी दिया, सोवियत्स ने यहाँ पे अपने बेस बना भी दिए। ये तो थोड़ा थोड़ा हिट एंड रन की टैक्टिक्स अप्लाई करके उस वक्त जो मुजाहिदीन थे उन्होंने ये काम शुरू किया। तब पाकिस्तान भी वॉर में इंटर नहीं हुआ था, तब यूएसए भी वॉर में इंटर नहीं हुआ था। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो दाऊद था, किंग दाऊद जो है वो पाकिस्तान से ड्यूरेंट लाइन के ऊपर जो है वो कंसर्न्स की वजह से, ड्यूरेंट लाइन के ऊपर डिसएग्रीमेंट की वजह से, दाऊद का जो क्लेम था वो ये था कि जो पश्तूनिस्तान है या जो पख्तूनिस्तान है, या उस वक्त सरहद का जो प्रोविंस और आज का केपी का प्रोविंस है, और दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान का एरिया है, ये अफगानिस्तान का पार्ट है। और अफगानिस्तान का पार्ट होने की वजह से ये जो है ये सोवियत यूनियन की टेरिटरी का पार्ट बनने चाहिए, ये अफगानिस्तान की टेरिटरी का पार्ट बनना चाहिए। पाकिस्तान को इसके ऊपर जो है वो शदीद एतराज़ था, और इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान ने उस वक़्त अफ़गानिस्तान से कुछ जो मदरसे के तलबा या अर्ली यंग एज में कुछ तलबा थे उनको यहाँ पे बुलाया और मदरसा हक्कानिया अकोड़ा हटक में उनको समीउल हक साहब इनके अंडर जो है उनको ट्रेनिंग दिलवाएगी। अब वो ट्रेनिंग जो है वो रिलीजियस डॉगमेटिक और आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग भी थी, और वो साथ आर्म्स की ट्रेनिंग भी थी, वो साथ मिलिट्री ट्रेनिंग भी थी। और इंटरेस्टिंगली जिन लोगों को ट्रेनिंग दी गई उनमें गुलबदीन हिकमत यार भी था और उनमें अहमद शाह मसूद भी था, जो कि बाद में अफ़गानिस्तान की जंग का एक बड़ा हीरो बन के उभरा। अफ़गानिस्तान की जंग में एक बड़ा नाम आया उसका, अफ़गानिस्तान के रेजिस्टेंस में उसने अपना नाम पैदा किया। तो खैर ये वो कॉन्टेक्स्ट था। अब जो सोवियत यूनियन का काउंटर रेवोल्यूशन स्ट्रेटजी क्या थी, सोवियत यूनियन ने इसके जवाब में
इन्वोक की ब्रेज़नेव डॉक्ट्राइन ये 1968 से ऑनवर्ड चल रही थी और इसी के अंडर सोवियत यूनियन ने कहा कि कोई भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अगर उसका फॉल होता है तो ऐसा काउंटर रेवोल्यूशन हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। सेंट्रल एशियन रिक्रूट्स को जो है वो उन्होंने भेजा। अगेन ये मुस्लिम्स थे जिनकी मैं बात कर चुका हूँ। मुस्लिम्स रेजिस्टेड टू फाइट देयर ब्रेदरन, ऑब्वियसली मुसलमान थे तो अफगान मुसलमानों से नहीं लड़ना था उन्होंने। सोवियत यूनियन ने बाद में ये किया कि उन्होंने अपनी आर्मी को रिकम्पोज कर दिया और फिर जो है वो जो स्लेव्स थे, जो स्लोवाकिया के जो लोग, वहाँ से जो है वो ट्रूप्स जो है उन्होंने वापस भेजे यहाँ पे। यानी जो मुस्लिम्स थे, जो मुस्लिम कंपोनेंट ज़्यादा था, उनको उन्होंने पुल आउट कर दिया और अपने ट्रूप्स जो है वो दोबारा से नए ट्रूप्स भेजे। यूएसए का रिएक्शन जो है वो इनिशियल ईयर्स में इतना ज़्यादा फायरी रिस्पॉन्स नहीं था, बल्कि 79-80 में जब पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को सपोर्ट देना शुरू कर दी, वार्म वाटर थ्योरी का आपने पढ़ा होगा। वार्म वाटर थ्योरी की थिंकिंग जो थी वो पाकिस्तान की उस वक्त की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी। वार्म वाटर थ्योरी ये थी कि जो अफगानिस्तान के बाद, अगेन देख लें, एक हिस्टोरिकल चेन बिल्ड करें। उससे पहले यूएसएसआर सेंट्रल एशियन स्टेट्स के ऊपर कब्जा करता आ रहा है, फिर उसने नेक्स्ट जो हिट लगाई वो अफगानिस्तान को लगाई। उसके बाद वार्म वाटर थ्योरी के अंडर थिंकिंग ये जा रही थी कि उसके बाद ये कब्जा करेंगे पाकिस्तान के ऊपर और ये गवादर तक या पाकिस्तान के जो पानी है साहिलों तक, वहाँ तक रसाई हासिल करेंगे। और सोवियत यूनियन इस तरीके से जो है वो पर्शियन गल्फ तक एक्सेस हासिल करना चाहता है, क्योंकि सोवियत यूनियन के पास अपने वार्म वाटर्स नहीं हैं। सोवियत यूनियन के जो वाटर्स थे वो कोल्ड वाटर्स थे, तो वार्म वाटर्स की पोर्ट्स तक एक्सेस हासिल करने के लिए, ताकि अपने ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स के ऊपर सोवियत यूनियन अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सके और पर्शियन गल्फ में यूएसए को कंस्ट्रेन कर सके। इस वजह से जो है वो पाकिस्तानियों को लगा, या उस वक्त हमारे जो लीडरशिप थी ज़ियाउल हक के अंडर, उनको लगा कि सोवियत यूनियन जो है वो कब्जा करना चाहता है पाकिस्तान के ऊपर। तो वार्म वाटर थ्योरी के अंडर पाकिस्तान पहले से जो है वो अपना रिस्पॉन्स स्टार्ट कर चुका था। दूसरी बात यह है कि जो यूएसए था, उनको वियतनाम वॉर में 1960s में जब वियतनाम वॉर स्टार्ट हुई तो यूएसए ने इंटरवीन किया, लेकिन कंसिस्टेंटली वहाँ पर यूएसए का लॉस हुआ। और जब बॉडी बैग्स यूएसए में पहुँचने लगे तो उन बॉडी बैग्स के पहुँचने के बाद यूएसए में पब्लिक ओपिनियन वियतनाम वॉर के खिलाफ हो गया। वियतनाम वॉर के खिलाफ जब पब्लिक ओपिनियन हुआ तो यूएसए को वियतनाम से फिर अपने ट्रूप्स को निकालना पड़ा और उसके बाद फिर साउथ वियतनाम जो है वो नॉर्थ वियतनाम के आगे फॉल कर गया। वियतनाम के फॉल के बाद वियतकॉन्ग जीत गए, वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जीत गई। तो ये सोवियत यूनियन के लिए एक कोल्ड वॉर में एक बड़ा विन था यूएसए के ऊपर। और उसी कॉन्टेक्स्ट में 70s में मैंने बात की कि यूएसए का ओवरऑल मोरल जो था वो लो था। फिर 1979 में होस्टेज क्राइसिस हुए ईरान में 1979 का इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है, वहाँ पर भी यूनाइटेड स्टेट्स को ज़लालत मिलती है। सेकेंड ऑयल शॉर्टेज ऑफ डेकेड 1973 के बाद 1979 में सेकेंड ऑयल शॉर्टेज की वजह से अगेन यूएसए फिर हिट होता है, क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी, इंडस्ट्री ऑयल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही थी। CIA ने इसको ये लिया, इस तरह से लिया कि CIA की थिंकिंग भी यही थी कि ये पर्शियन गल्फ तक एक्सेस हासिल करना चाहते हैं और जो मिडल ईस्ट के ऑयल के रिजर्व्स हैं उनके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। CIA ने इसको कम्युनिज्म की एक्सपेंशन की एक वेव के तौर पर ही लिया। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को, हिस्ट्री के ऊपर ही बात करेंगे। हम यूएसए की स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे और उस पास्ट को प्रेजेंट के साथ हम जो है वो लिंक करने की कोशिश करेंगे और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कोल्ड वॉर एंड हुई, किस तरह से अफ़गानिस्तान में जंग ख़त्म हुई, किस तरह से अफ़गानिस्तान में तालिबान का राइज हुआ और ग्लोबल वार और टेरर तक बात कैसे पहुंची। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ुहैब अहमद अंजुम और हम बात कर रहे थे अफ़गानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री की। हम थे 1970s में, 1980s में। यूनाइटेड स्टेट्स ने सोवियत यूनियन के अफ़गानिस्तान में इंटरवेंशन को कैसे रिस्पॉन्ड किया, यूएसएसआर के इंटरवेंशन को कैसे रिस्पॉन्ड किया। सबसे पहले मास्को ओलंपिक्स 1980 उसका बाइकआउट किया। सोवियत यूनियन को ग्रेन की सप्लाईज बंद कर दी। मिलिट्री रेजिस्टेंस थ्रू पाकिस्तान को सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने यूएसएसआर के खिलाफ
मुजाहिदीन को इक्विप किया, मुजाहिदीन को ट्रेन किया, मुजाहिदीन को फंड्स प्रोवाइड किए और मुजाहिदीन को टेक्नोलॉजिकल और एडवाइजरी असिस्टेंस दी और जिहाद नेटवर्क बनाया। जिहाद नेटवर्क में 7 पार्टीज थी। उन पार्टीज ने यूएसएसआर के खिलाफ अफगानिस्तान में 1970s की 1980s की डेकेड में जो सारी तकरीबन 8-9 साल जंग हुई, उसको इन्हीं लोगों ने फ्रेम किया। ये सारा जो है, ये सारे जो प्रोसेस चल रहा था वो CIA, ISI और अफगानिस्तान में जो मुजाहिदीन हैं उनके कोलिजन के साथ, नेटवर्किंग के साथ, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन के साथ चल रहा था। इसके ऊपर अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप बी ए ट्रैप पढ़ सकते हैं, बुक ब्रिगेडियर यूसुफ की। एक बड़ा एक्सीलेंट अकाउंट है इस वॉर का। गोरबाचोव की जो पॉलिसी थी वो ये थी, अब जब गोरबाचोव अफगानिस्तान यूएसएसआर में गवर्नमेंट चेंज होती है और मिखाइल गोरबाचोव आ जाता है। गोरबाचोव जो वेस्ट से पढ़ा था और उसकी थिंकिंग जो है वो लिबरल थी। कम्युनिज्म को वो उसी तरह से नहीं देखता था जिस तरह से उससे पहले ब्रेजनेव या उससे पहले उसके जो प्रेडेसेसर स्टालिन या बाकी लीडरशिप जो है वो यूएसएसआर की देखती थी। तो ये इसके कम्युनिज्म के बारे में डिफरेंट ओपिनियंस थे। मेंटली ये लिबरल था और इस वजह से इसने यूएसएसआर में रिफॉर्म्स स्टार्ट की। इसने रिफॉर्म्स जो थी वो पेरिस्ट्रॉइका और ग्लासनोस्ट की रिफॉर्म स्टार्ट की। ओपननेस, इनका मतलब है ओपननेस और रीस्ट्रक्चरिंग। ओपननेस जनरल सोसाइटी की ओपननेस। उससे पहले जो यूएसएसआर था उसके अंदर यूएसएसआर की गवर्नमेंट का बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता था। इसने स्ट्रिक्ट कंट्रोल को, गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट कंट्रोल को ख़त्म किया। अगर आप 1984 नॉवल है एक, ये नॉवल अगर आप पढ़ें तो जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको वहाँ पे मिलती है कि डिक्टेटर ऑल प्रेवेलेंट है, हर चीज़ देख रहा है, आपको हर जगह पे जो है वो डिक्टेटर की प्रेजेंस मिलती है, आपकी ज़िंदगी को कम्प्लीटली वो सर्वेल कर रहा है। तो इस तरह की प्रेजेंस जो है वो यूएसएसआर में कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर की गवर्नमेंट की थी। बट इस बंदे ने उसको पुल बैक किया, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन को पुल बैक किया और जितनी हाईली कंसंट्रेट पावर्स थी उनको भी थोड़ा सा इसने गवर्नमेंट की रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर भी इसने काम किया। नतीजा क्या हुआ, इसने 2 चीज़ें प्रायोरिटाइज की। पहली बात इसने की कि हमें जो है वो अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहिए और यूएसएसआर जो है वो अफगानिस्तान में लगातार जब ये मुजाहिदीन की और अफगानिस्तान में जो उस वक्त जो डिफरेंट फैक्शंस थे, 7 जो पार्टीज थी जिहाद की, इनकी जब इंसर्जेंसी चल रही थी तो उसकी वजह से यूएसएसआर को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा था। यूएसएसआर के हज़ारों ट्रुप्स मर रहे थे, उनका इक्विपमेंट यहाँ पे तबाह हो रहा था। आपने अगर अफगान वार की वीडियोस देखी हैं तो आप देखते होंगे कि तालिबान जो है वो सोवियत यूनियन के टैंक्स के ऊपर जो है वो चढ़े होते हैं और नारे मार रहे होते हैं। तो ये जो इस तरह के जो इमेजेस हैं वो यूएसएसआर के खिलाफ डिफरेंट फाइट्स में गोरिल्ला टैक्टिक्स अप्लाई करते थे, ये हिट एंड रन की टैक्टिक्स अप्लाई करते थे और सोवियत यूनियन की जो उनके यहाँ पे ट्रूप्स थे उनको बड़ा सिग्निफिकेंट लॉस इन लोगों ने पहुँचाया। नतीजे के तौर पे सोवियत यूनियन ब्लीड होता रहा और इस ब्लीडिंग के नतीजे में फिर अगेन सोवियत यूनियन को जब नुकसान हुआ तो वहाँ से फिर उन्होंने पुल आउट करने का डिसीजन लिया। अब चूँकि आज हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, इसी लेक्चर में हम अफगानिस्तान से जो विड्रॉल है यूएसए का उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आपने दोनों में पैरेलल्स भी साथ साथ डिराइव करने हैं कि किस तरह से 2 ग्लोबल सुपर पावर्स तब और आज कंटूर्स, सिमिलैरिटीज़ क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं, ये आपने समझने की कोशिश करनी है। तो उसने सोसाइटी को ओपन किया और उसमें एक एलिमेंट ये भी था कि हमें अफगानिस्तान से विड्रॉ करना है। फेल्ड इन एस्टेब्लिशिंग डायलॉग विद रेजिस्टेंस फोर्सेस उससे पहले, बट 1980s के मिड में ये डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। अटेम्प्टेड टू फॉर्म अ कोalition गवर्नमेंट विद द इंक्लूजन ऑफ कम्युनिस्ट, इसने कोशिश की। ही कंसिडर्ड इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान अ सिन और विड्रॉल ऑफ फोर्सेस की बात शुरू की। विड्रॉल के नतीजे में जेनेवा पीस प्रोसेस शुरू हुआ और जेनेवा अकॉर्ड्स साइन हुई। जेनेवा अकॉर्ड्स में इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व था, इसमें यूएसए भी इन्वॉल्व था, इसमें यूएसएसआर भी इन्वॉल्व था। तो ये स्टेक होल्डर्स थे इसके। 1988 में 87-88 में जेनेवा अकॉर्ड जो है वो कंक्लूड हुआ और 1988 में सोवियत यूनियन ने यहाँ से जो है वो विड्रॉल स्टार्ट कर दिया और 88 में सोवियत यूनियन जो है वो 88-89 में 89 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से विड्रॉ कर चुका था। फॉर रिलेशनशिप विद यूएस, रिमूवल फ्रॉम अफगानिस्तान वाज प्री कंडीशन।
उस वक्त का और आज का अफगानिस्तान का जो एक्सिस है थोड़ा सा डिफरेंट है। तब यूएसए जो है वो हाईली इन्वॉल्व था, लेकिन आज यूएसए के अपोजिट में अगर हम देखें तो चाइना या रशिया इतना हाईली अफगानिस्तान में इन्वॉल्व नहीं है। अदरवाइज शायद यूएसए को बहुत पहले पुल आउट करना पड़ता। फॉर रिमूवल ही डिमांडेड दैट अफगान गवर्नमेंट वुड नॉट बी अलाइड विद द वेस्ट। ऑब्वियसली उसने बात ये की क्योंकि उसके लिए मसला ये था, गोरबाचोव के लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट था वो ये था कि अगर हम यहाँ से बुनियादी तौर पे गोरबाचोव का ब्लूप्रिंट ये था, जो जेनेवा अकॉर्ड्स में वो जिस बात के ऊपर वो आर्ग्यू कर रहे थे वो ये था कि जब हम अफगानिस्तान से निकलेंगे तो हम यहाँ पर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इंस्टॉल करेंगे। अब यूएसएसआर या गोरबाचोव फॉर दैट मैटर वो ये चाहता था कि जब यहाँ से हम विड्रॉ करें और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हम यहाँ पे छोड़ के जाएं तो ऐसा ना हो कि वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट 1-2 दिन में ही साइड पे लग जाए। रीज़न क्योंकि स्टेबिलिटी का मसला था। जो उस वक्त डिफरेंट वॉर लॉर्ड्स थे, 7 जिहाद की पार्टीज थी, डिफरेंट फैक्शंस थे, डिफरेंट मुजाहिदीन से, मिलिशिया ग्रुप्स थे। जिस तरह से आजकल आप देख रहे हैं कि लीबिया में खलीफा हफ्तार एक वॉर लॉर्ड है, उसने वहाँ की गवर्नमेंट को तिगनी का नाच नचाया हुआ है। तो ऐसे ही अफगानिस्तान में उस वक्त सिविल वॉर की सिचुएशन थी, डिफरेंट फैक्शंस थे। अब जब वहाँ से सोवियट्स को यह खतरा था कि हम जब यहाँ से निकलेंगे तो फ़ौरन हमारे बाद यहाँ पे अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज होगा, और एग्जैक्टली यही हुआ। तो वो ये चाहता था कि यहाँ पर हमारे निकलने के बाद कोई यूएसए की सपोर्ट वाली गवर्नमेंट ना आए, बल्कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही रहे, ताकि वो एट होम सोवियत यूनियन में या मॉस्को में अपना फेस सेव कर सके। लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ, और अगेन जिस बात का सोवियत यूनियन को अंदेशा था वैसा ही हुआ। जो ही वो यहाँ से निकले तो जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसका तख्ता उलट दिया गया, नजीबुल्लाह को फांसी दे दी गई। नजीबुल्लाह जो सोवियट्स ने जो यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टॉल की थी उसका हेड था, उसको फांसी दे दी गई और जो उसकी लाश लटका दी गई, और फ़ौरन जो सोवियत यूनियन की जो कम्युनिस्ट इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट थी वहाँ पे उसका तख्ता उलट दिया गया। और उसके बाद फिर जो है वो अफगानिस्तान जो है वो नेक्स्ट फेज़ में दाखिल होता है, जिसकी मैं बात करूँगा ब्रीफली। एग्रीमेंट फॉर विड्रॉल इन अप्रैल 1988 और कंप्लीट विड्रॉल जो है वो 1989 में जो है वो सोवियत यूनियन कंप्लीटली यहाँ से विड्रॉ कर चुका था। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर बैकग्राउंड में आपको इसको कनेक्ट करूँगा। मैं 90s की डेकेड को 2001 के जो इंसिडेंट्स हैं 9/11 उसके साथ मैं कनेक्ट करूँगा। बुनियादी तौर पे हुआ ये कि जब सोवियट्स ने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया तो उसके फ़ौरन बाद 1991 में यूएसएसआर टूट गया। यूएसएसआर के टूटने के बाद जब यहाँ से उन्होंने पुल आउट किया तो उसके बाद कम्प्लीटली वो इंटरनली फोकस्ड हो गए। वहाँ पे फिर अगेन जो यूएसएसआर में पब्लिक ओपिनियन था वो मिखाइल गोरबाचोव के खिलाफ हो गया, उसको गवर्नमेंट छोड़नी पड़ी। उसके बाद बोरिस येल्त्सिन जो है वो यूएसएसआर में प्रेसिडेंट बना। लेकिन साथ ही जो है वो 1989 के विड्रॉल के बाद जहाँ से और ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका की वजह से यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आजकल आपको नज़र आ रही हैं 1990s में और 91 में आज़ाद हुई। इनके आज़ाद होने के बाद पीछे जो अफ़गानिस्तान है उसके ऊपर यूएसएसआर फोकस नहीं कर सकता था, और अब वो रशिया बन गया था, टूट गया था। दूसरी तरफ यूएसए ने ये गलती की कि यूएसए जब यहाँ से निकला तो यूएसए ने फ़ौरन जो फंड्स 1980s की डेकेड में यहाँ पे मुजाहिदीन को आ रहे थे वो फंड्स आना बंद हो गए, और साथ पाकिस्तान भी अपने मसाइल में उलझ गया। और पाकिस्तान भी वैसे चूँकि वेस्ट से सपोर्ट आना बंद हो चुकी थी, इस तरह के मिलिशियाज को रन करने के लिए आपको हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर का पैसा चाहिए जो पाकिस्तान के पास नहीं था, तो अफगानिस्तान को अनचेक्ड छोड़ दिया गया। ये जो है वो गलती की यूएसए ने, और ये गलती की पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के पास तो है पोटेंशियल भी नहीं था कि वो अफगानिस्तान को उस सिविल वॉर में जाने से बचा सकता जो 1990s की डेकेड के पहले 5 सालों में या पहले हाफ में अफगानिस्तान को फेस करना पड़ा। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो होना था। डिफरेंट फैक्शंस हैं, आपस में लड़ रहे हैं, एक जो है वो दूसरे के ऊपर और दूसरा जो है वो पहले के ऊपर अटैक कर रहा है, और दोनों के ऊपर तीसरा अटैक कर रहा है। तो अफगानिस्तान में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। 1991 से लेकर 1994 तक अफगानिस्तान में जो है वो सिविल वॉर चलती रही।
इंटरेस्टिंगली इस सिविल वॉर में दो मेजर वॉरलॉर्ड्स जो थे वो विन ओवर कर गए बाकी सारों के ऊपर। इनमें एक था गुलबदीन हिकमतयार जिसको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था, और दूसरी तरफ था अहमद शाह मसूद जिसको अमेरिकन की सपोर्ट थी और जिसको ईरानियंस की सपोर्ट थी। अहमद शाह मसूद जो है वो नॉर्थ से काबुल के ऊपर जो है वो अटैक करने के लिए आ रहा था, काबुल के ऊपर कब्जा करने के लिए आ रहा था। ये 1994-95 की बात है। साउथ से गुलबदीन हिकमतयार जो है वो काबुल की तरफ अप्रोच कर रहा था। मकसद ये था कि काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया जाए, जो भी काबुल के ऊपर कब्जा करता अफगानिस्तान जो है वो उसका हो जाता। इंटरेस्टिंगली अहमद शाह मसूद ने जो है वो पहले काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया और गुलबदीन हिकमतयार ने कॉन्स्टेंटली कोशिश की पाकिस्तान की तमाम सपोर्ट के बावजूद, बट वो अहमद शाह मसूद से काबुल नहीं ले सका। फिर पाकिस्तान ने कुछ म्यूचुअल अरेंजमेंट के थ्रू अहमद शाह मसूद को कुछ पैसे दिए गए, नेगोशिएशंस की गई और अहमद शाह मसूद पुल आउट कर गया काबुल से। और फिर जो है वो गुलबदीन हिकमतयार की जो है वो वहाँ पे गवर्नमेंट कायम हुई, उसका होल्ड कायम हुआ अफगानिस्तान में काबुल के ऊपर। लेकिन इसी दौरान एक नया फिनोमेनन स्टार्ट होता है। अफगानिस्तान में ओवरऑल लॉलेसनेस रहती है, सिविल वॉर रहती है, और वो नया फिनोमेनन स्टार्ट होता है कंधार से। मुल्ला उमर और मदरसे के कुछ स्टूडेंट्स, उनको तालिब कहते हैं, स्टूडेंट्स उठते हैं और एक गांव में वहाँ का एक जो बदमाश चौधरी या वहाँ का एक बदमाश वॉरलॉर्ड जिसने एक खातून का अगवा किया था, उससे उस खातून को छुड़ाते हैं और उसको मार देते हैं। अब ये बात फ़ौरन फैल जाती है और इनकी सपोर्ट बढ़ती जाती है और कंधार जो है वो फ़ौरन विदिन नो डेज अब मुल्ला उमर के कंट्रोल के अंडर आ जाता है। और वहाँ से वो प्रोसेस स्टार्ट होता है कि जो अफ़गानिस्तान में तालिबान की बुनियाद बना। और इसी दौरान ये प्रोसेस जो मैं आपको पहले बताया कि गुलबदीन हिकमतयार और दूसरी तरफ जो है वो अहमद शाह मसूद के दरमियान जंग चल रही थी। इसी में मुल्ला उमर जो है वो पाकिस्तान ने जब देखा कि एक नया ग्रुप इमर्ज कर रहा है और सारे अफगानिस्तान में इसकी सपोर्ट जो है बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है, तो पाकिस्तान ने अपनी बट्स जो है वो लगा दी मुल्ला उमर के ऊपर और पाकिस्तान ने मुल्ला उमर को सपोर्ट करना शुरू कर दिया अहमद शाह मसूद के ख़िलाफ़। अहमद शाह मसूद नॉर्थ से आया, काबुल के ऊपर उसने कब्ज़ा किया। मुल्ला उमर ने और तालिबान ने कॉन्स्टेंटली कोशिश की, ये दोनों आपस में अफगानिस्तान में इनके दरमियान सिविल वॉर स्टार्ट हो गई, जैसे आजकल लीबिया में हो रही है। पाकिस्तान के सपोर्ट से फिर जो है अहमद शाह मसूद जो है वो विड्रॉ करता है, काबुल से निकलता है और काबुल के ऊपर मुल्ला उमर का जो है वो कब्ज़ा हो जाता है। 1995 की बात है, जिसके बाद अफगानिस्तान को तालिबान नाम देते हैं इस्लामिक एमायरेट ऑफ अफगानिस्तान। इस्लामिक एमायरेट ऑफ अफगानिस्तान 1995 में कायम होता है और अहमद शाह मसूद के ख़िलाफ़ सपोर्ट करने की वजह से मुल्ला उमर पाकिस्तान का मरहून मिन्नत था, पाकिस्तान का एहसान मंद था और इस वजह से पाकिस्तान ने फ़ौरन जो है वो तालिबान की जो गवर्नमेंट बनी उसको रिकग्नाइज़ कर लिया। 1995 से लेकर 2001 तक चीज़ें स्मूथली चलती रही अफगानिस्तान में, तालिबान की गवर्नमेंट ही थी। पंजशेर वैली में जो अहमद शाह मसूद था वो तालिबान के कंट्रोल से बाहर था, वो इंडिपेंडेंटली पंजशेर वैली में अपना निज़ाम चला रहा था। लेकिन पंजशेर वैली छोटी सी वैली है अफगानिस्तान के नॉर्थ में। इसी दौरान 1990 से भी पहले से उसामा बिन लादेन और अलकायदा जो है वो अफगानिस्तान में आके बेस हो चुके थे और 1990s में ही मुल्ला उमर को उसामा बिन लादेन ने अहमद शाह मसूद के ख़िलाफ़ सपोर्ट प्रोवाइड की थी और वो सपोर्ट थी इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़। और उसी सपोर्ट की वजह से और पाकिस्तान की सपोर्ट की वजह से भी मुल्ला उमर काबुल के ऊपर कब्ज़ा करने में कामयाब हो सका था। तो अब एक तरफ तो तालिबान है जिनका हेड मुल्ला उमर है, उसने ख़ुद को खलीफा डिक्लेयर कर दिया। दूसरी तरफ जो है वो हमें अलकायदा नज़र आती है कि जिनको कंट्रोल कर रहा है उसामा बिन लादेन। उसामा बिन लादेन के पास अलकायदा के अंडर कई 100 फाइटर्स जो है वो अफ़गानिस्तान के अंडर थे और ये फाइटर्स जो थे वो अफ़गानिस्तान की सिविल वॉर में अहमद शाह मसूद के ट्रुप्स के ख़िलाफ़
मुल्ला उमर के साथियों तालिबान की तरफ से उनके खिलाफ लड़ रहे थे और ये बड़े एफिशिएंट और बहुत एक हार्डन्ड किस्म की फाइटिंग फोर्स थी जो कि तालिबान के साथ उनको सपोर्ट कर रहे थे और अलकायदा के रैंक्स में शामिल थे। बहरहाल ये इक्वेशन जो है वो ऐसे ही चलती रहती है 2001 तक और 2001 में जो है वो 9/11 के इंसिडेंट से 2 दिन पहले अहमद शाह मसूद को अलकायदा बम करवा के मरवा देती है इंटरव्यू के बहाने। कैमरा में बम छिपा के अहमद शाह मसूद को कत्ल करवा दिया गया। अहमद शाह मसूद की असैसिनेशन की वजह से भी मुल्ला उमर जो है वो उसामा बिन लादेन का एहसानमंद था और फिर 9/11 के इंसिडेंट्स होते हैं और उसके बाद फिर आपको पता है कि क्या हुआ, ग्लोबल वार ऑन टेरर स्टार्ट हुई। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अफगानिस्तान का जो पाकिस्तान का अफगानिस्तान को देखना एज अ स्ट्रेटेजिक डेप्थ। आपसे अगली वीडियो में बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ुहैब अहमद और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ड्यूरेंट लाइन के इशू को लेकर जो तनाज़ात रहे हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट है हम उसकी बात करने की कोशिश करेंगे। ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो 2640 किलोमीटर का बॉर्डर है, इसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है और ये जो लाइन थी वो पहली दफ़ा ड्रॉ की गई 1893 में। ये जो दोनों आपको मूंछों और दाढ़ी वाले बंदे नज़र आ रहे हैं, अमीर अब्दुल रहमान अफगानिस्तान के उस वक़्त के अमीर थे और सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट, इन दोनों के दरमियान उस वक़्त सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे और ये जो है अफगानिस्तान के अमीर थे। उससे पहले इनके दरमियान जंगें वगैरह होती रही हैं जिसमें ब्रिटिशर्स को बहुत बुरी तरह से मार पड़ी। कहा जाता है एक बड़ा फेमस इंसिडेंट है कि कई हज़ार की फ़ौज इन्होंने भेजी ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करने के लिए और बदले में सिर्फ 1 बच के वापस आया। अच्छा, इस एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज़ ने इस बात पे एग्री किया नॉट टू एक्सरसाइज इंटरफेरेंस इन द टेरिटरीज लाइंग बियॉन्ड दिस लाइन। अब जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये आज मिल गया कि हम जो है वो इस टेरिटरी से ऑनवर्ड नहीं जाएंगे और इस टेरिटरी से हमारे ऊपर इन्वेजन नहीं होंगे। ब्रिटिशर्स ने इस एरिया को, इस टेरिटरी को ऑक्युपाई करने की कोशिश की, नहीं कर सके। फिर उन्होंने इस बात को यूँ लिया कि शायद हमें एग्रीमेंट के थ्रू इस मामले को सेटल कर देना चाहिए और उन्होंने सेटल कर दिया और नतीजा था ड्यूरेंट लाइन एग्रीमेंट। ड्यूरेंट लाइन एग्रीमेंट जो है वो फिर 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उस वक़्त भी ये अरेंजमेंट रहा। इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि अगर एक स्टेट जिसकी कुछ बाउंड्रीज हों वो टूट जाए और उससे आगे 2 स्टेट्स बने और उन 2 स्टेट्स में से किसी एक स्टेट की जो बॉर्डर का एग्रीमेंट होगा विद अ थर्ड स्टेट, तो वो वैसे ही रहेगा जैसे पेरेंट स्टेट के पास था या जैसे पेरेंट स्टेट के अंडर उसका स्टेटस था, वो वैसे ही रहेगा और न्यू स्टेट के इमर्ज होने से बॉर्डर्स चेंज नहीं होंगे। तो ये इंटरनेशनल लॉ कहता है ड्यूरेंट लाइन के इंटरनेशनल स्टेटस के ऊपर, ड्यूरेंट लाइन के लीगल स्टेटस के ऊपर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंटरनेशनल लॉ। लेकिन ड्यूरेंट लाइन की वजह से जो है वो ट्राइबल्स को भी काफ़ी रिजेंटमेंट रही है। इसको हम देखेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। बुनियादी तौर पे जब पाकिस्तान ने ड्यूरेंट लाइन को रेगुलेट करना शुरू किया अभी रिसेंट ईयर्स में, तो हमने देखा कि उससे पहले ये एक पोरस बॉर्डर था, एक लूज बॉर्डर था। तो दोनों तरफ के ऊपर जो बसने वाले लोग थे, पख्तून जो थे, एक तरफ केपी में या फाटा में भी पख्तून आबाद हैं और बॉर्डर या ड्यूरेंट लाइन के उस पार अफगानिस्तान में भी पख्तून आबाद है। शादियां भी आपस में की हुई हैं। बाज़ ऐसे हैं कि बिज़नेस जो है वो पाकिस्तान में करते हैं, रहते वहाँ पे हैं, और ऐसे ही पाकिस्तान में बाज़ पख्तून घर यहाँ पे हैं, बिज़नेस जो है वो अफगानिस्तान के शहरों में करते हैं। तो इस बॉर्डर को जब रेगुलेट किया गया या इसको जब फेंस किया गया या इसके ऊपर चेक लगाए गए तो ट्राइबल्स को बड़ा इसकी वजह से मसला हुआ। अफगानिस्तान का क्लेम क्या है? अफगानिस्तान कहता है कि 1947 में पाकिस्तान बना, ब्रिटिशर्स चले गए, तो हमारा जो है वो एग्रीमेंट ब्रिटिशर्स के साथ था, नॉट विद पाकिस्तान, सो दे डिनाउंस द ट्रीटी। डेफिनेटली ये ईजियर पार्ट है क्योंकि आपको फिर
बलूचिस्तान के ऊपर भी आप क्लेम ले कर सकते हैं और केपी के ऊपर भी, जो कि अफगानिस्तानी या अफगानी करते हैं। और दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस के वाई एनडीएस नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी, अफगान इंटेलिजेंस सर्विस जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान में इंटरफेयर कर रही है। अफगानियों ने कहा कि हम जो है इस एग्रीमेंट को कैंसिल करते हैं यूनिलैटरली। पाकिस्तान ने कहा नहीं कर सकते। एक्सपायरेशन ऑफ एग्रीमेंट आफ्टर लैप्स ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल के लिए एग्रीमेंट था ये। बट इंटरनेशनल लॉ सेज इस तरह का जो एग्रीमेंट है उसको आप जो है वो यूनिलैटरली ख़त्म नहीं कर सकते। दोनों मिलके अगर कुछ करते हैं तो दैट्स अनदर सिचुएशन। फ्री मूवमेंट अक्रॉस द ड्यूरेंट लाइन होती रही है, अभी जो है वो रेगुलेट हो गई है, क्योंकि अभी पाकिस्तान आर्मी ग्लोबल वार ऑन टेरर के अंडर जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और इस तरह के जो ऑफशूट्स थे उनकी पाकिस्तान में टेररिज्म से रिलेटेड इंसिडेंट्स के बढ़ने की वजह से पाकिस्तान आर्मी ने ये सोचा, हमारे डिफेंस सेक्टर्स ने ये सोचा, डिफेंस मेकर्स ने ये सोचा हमें ड्यूरेंट लाइन को फेंस कर देना चाहिए। तो अभी जो है वो पाकिस्तान ड्यूरेंट लाइन को वहाँ पे बाड़ लगा रहा है। अफगानियों का क्लेम है कि हमने ग्रेटर पख्तूनिस्तान जो है वो बनाना है। अब ये जो ग्रेटर पख्तूनिस्तान का नारा है ये पाकिस्तान की इंटीग्रिटी और सालमियत के लिए ख़तरा है। अफगानिस्तान आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ ड्यूरेंट लाइन 1993। अब अफगानियों को देखें कि अभी ये जो है जो पाकिस्तान है वो ऐसे है, इस तरह से पाकिस्तान है। अभी ये आपको पाकिस्तान जो है वो ऐसे पाकिस्तान नज़र आ रही है, ये पाकिस्तान अभी एक्चुअली है। अगर आप ड्यूरेंट लाइन को ख़त्म करते हैं तो फिर ये रह जाता है, ये छोटा सा रह जाता है पाकिस्तान। पेशावर के ऊपर भी उनका क्लेम है और अफगानिस्तान और जो है वो बलूचिस्तान के ऊपर भी उनका क्लेम है। हिस्टोरिकली कभी ये अफगानिस्तान के हिस्ट्री में एम्पायर का पार्ट रहे हैं, बट अगेन हिस्ट्री इज़ नॉट अ गुड मेजर जिसकी वजह से आप प्रेजेंट को नापें। ऐसे तो फिर हम कहेंगे कि एक वक्त था हिंदुस्तान सारे का सारा हमारा था तो आप हिंदुस्तान हमें दे दें, ऐसा तो नहीं होता। पाकिस्तान का क्लेम क्या है? पाकिस्तान का क्लेम ये है, पाकिस्तान ये बात करता है कि हमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी चाहिए। पाकिस्तान का क्लेम ये है कि अफ़गानिस्तान में अगर स्टेबिलिटी होगी तो सारी दुनिया में स्टेबिलिटी होगी। पाकिस्तान का क्लेम ये है कि अगर एक स्टेबल अफ़गानिस्तान होता है तो उसकी वजह से फिर टेररिज्म की प्रोलिफरेशन नहीं होगी। और पाकिस्तान को अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं, तहरीक-ए-तालिबान और स्पेशली दो ग्रुप्स की वजह से। एक तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है और दूसरा जो है वो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस है, दाइश का वो ग्रुप जो कि अफ़गानिस्तान में आबाद है। ड्यूरेंट अकॉर्ड, पाकिस्तान का क्लेम ये है कि ड्यूरेंट लाइन का जो एग्रीमेंट है उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं थी और ट्राइबल एलिजेंस पाकिस्तान में जो केपी के जो ट्राइबल्स हैं उन्होंने 1946 में रेफरेंडम के थ्रू पाकिस्तान में शामिल होने का डिसीजन लिया। तो इसका मतलब है कि ये अब पाकिस्तान की टेरिटरी है और जो अफ़गानी हैं उनका क्लेम गलत है। मेजर पावर्स जो अफ़गानिस्तान में इन्वॉल्व हैं वो हैं चाइना, रशिया, ईरान, यूएसए और इंडिया। ये जो मेजर पावर्स हैं इनके कंसर्न्स हैं अफ़गानिस्तान को लेकर और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को लेकर। अब एक तरफ तो हमने ड्यूरेंट लाइन की बात कर ली, अब हम अफ़गानिस्तान की जनरल सिचुएशन और अफ़गानिस्तान की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि मेजर कंसर्न्स क्या हैं, ये जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं इनके। चाइना के कॉन्टेक्स्ट में मैं पहले बात कर चुका हूँ एक वीडियो लेक्चर में, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को लेके कंसर्न्स हैं और टेररिज्म के प्रोलिफरेशन के कंसर्न्स हैं। रेड्स की भी मैं बात कर चुका हूँ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक के अंडर। मेजर कंसर्न्स ये हैं कि वार ऑन टेरर जो है वो ख़त्म हो जाए, स्टेबल पाकिस्तान हो और फ्रेंडली गवर्नमेंट हो। कहाँ पर? अफ़गानिस्तान में। पाकिस्तान स्टेबल क्यों हो? क्योंकि न्यूक्लियर पावर है। टेररिस्ट के हाथ में अगर न्यूक्लियर बम्स चले जाते हैं तो ग्लोबल सिक्योरिटी को खतरा है। बॉर्डर पोरस है तो इन्फिल्ट्रेशन होती है और एक्सफिल्ट्रेशन होती है। टेररिस्ट का इनफ्लो और आउटफ्लो इजीली होता है, इसको इन्फिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन कहते हैं। तो इन्फिल्ट्रेशन जो जब पाकिस्तान में होगी तो पाकिस्तान में इंसिडेंट्स होंगे तो पाकिस्तान डिस्टेबल होगा, जिसकी वजह से फिर रीजनल सिक्योरिटी के लिए इम्प्लीकेशंस हैं। ऑपरेशंस अलोंग ड्यूरेंट लाइन,
पाकिस्तान ने ऑपरेशंस किए हैं, ज़रबुल अस्ब किया है, ऑपरेशन रद्दुल फसाद किया है, ऑपरेशन राह रास्त किया है, शवाल 1 ऑपरेशन किया है, शवाल 2 ऑपरेशन के पाकिस्तान ने मल्टीपल वाना ऑपरेशन, अगेन दैट इज अगेंस्ट बलोच इंसर्जेंसी, बट पाकिस्तान ने मल्टीपल ऑपरेशंस किए हैं। ओपनिंग अप ऑफ 2 फ्रंट्स, ये एक और मसला है हमारे लिए। कैसे? एक तरफ हमारे राइट साइड पे इंडिया है, हॉस्टाइल हमेशा, आपको उसका मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वेस्ट में है अफ़गानिस्तान, अब वो भी हमारे साथ हॉस्टाइल है, तो हम जो है वो दोनों तरफ से पिस जाते हैं। तो दरमियान में ये पाकिस्तान है, यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे अफ़गानिस्तान है। इमेजिन कि दोनों जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो एक ही टाइम पे मिलिट्री एक्शन शुरू कर दें, तो पाकिस्तान फंस जाएगा, दरमियान में पिस जाएगा। इसको आप कहते हैं सिक्योरिटी के टर्म्स में पिंसर मूवमेंट। तो पाकिस्तान पिंसर मूवमेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये कंसर्न है पाकिस्तान का। दैट इज़ वाई पाकिस्तान जो वो स्टेबिलिटी चाहता है ड्यूरेंट लाइन की, और दैट इज़ वाई पाकिस्तान कंसिडर करता है अफ़गानिस्तान को कि ये अफ़गानिस्तान स्टेबल होना चाहिए और हमारा अपना फ़ायदा है। सो ओपनिंग अप ऑफ 2 फ्रंट्स, ये मसला है पाकिस्तान को। और इंडियन इन्फ्लुएंस अफ़गानिस्तान में वैसे भी, ऑब्वियसली इंडिया अगर अफ़गानिस्तान में ग्रो करता है तो वो हमारे लिए ख़तरनाक है। पश्तून नेशनलिज्म को इससे हवा मिलती है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और उनकी लीडरशिप के अफ़गानिस्तान में लिंक्स विद NDS ISPR की इसके ऊपर स्टेटमेंट्स, ये एनफ है इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि पश्तून नेशनलिज्म जो है वो थ्रेटन कर सकता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, इंटेग्रिटी को। ड्रग फ्लो होता है, आर्म्स का फ्लो होता है, और अफ़गान रेफ्यूजी का मामला जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान बहुत इम्पॉर्टेंट इशू की हैसियत रखता है। बिकॉज रेफ्यूजीज़ जो है वो अफ़गानिस्तान में मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज़ बैठे हुए हैं। हम ट्राईपार्टिट एग्रीमेंट के तहत UNHCR के मुताबिक उनके जो यहाँ पे स्टे है उसकी एक्सटेंशन बढ़ाते रहते हैं, 6 महीने, साल बढ़ा देते हैं, बट दे कैन नॉट स्टैंड फॉर एवर इन पाकिस्तान, और रेफ्यूजीज़ को रिपाट्रिएट करना पड़ेगा। रेफ्यूजीज़ की यहाँ पे प्रेजेंस की वजह से हमारी सोसाइटी के ऊपर भी इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, हमारी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, हमारे नेशनल इंडिकेटर्स के ऊपर इम्पैक्ट्स हो रहे हैं। और गिवन ऑल दिस इन द बैकग्राउंड ऑफ अफ़गानिस्तान में जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है उसको गेज करने की अगर आप कोशिश करें तो योर माइंड वुड बी बॉगल्ड। तो ये सारी सिचुएशन को अगर आप सामने रखें, अब जो नया ट्रबल्स पार्ट है अफ़गानिस्तान में, आज जब हम बात कर रहे हैं, पोस्ट 2001 ग्लोबल वार ऑन टेरर के ऊपर बात शिफ्ट हो गई। आज जब हम बात करते हैं 2019 या 2020 में, तो USA का विड्रॉल अफ़गानिस्तान से जो है वो मेन कंसर्न है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? बॉर्डर को डिमार्केट करें ऑफिशियली और होली, वो हम कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, ड्यूरेंट लाइन है, उसको हम सील कर रहे हैं, फेंसिंग कर रहे हैं। कंट्रोल्ड क्रॉसिंग पॉइंट्स, ये काम हम कर रहे हैं तोरहम पे, और ये काम हम कर रहे हैं चमन के ऊपर। रिपाट्रिएशन ऑफ अफ़गान रेफ्यूजीज़, UNHCR के साथ मिल के हमें एग्रीमेंट जो है वो साइन करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि जैसे 2017 में, 2018 में हुआ, 2016 में हुआ, अभी भी जो है रिपाट्रिएशन का प्रोसेस स्पीड अप हो सके। यूज़ ऑफ रिन्यूड अलायंस विद इंटरनेशनल कम्युनिटी, हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट की ज़रूरत है, अदरवाइज हम 4 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते। US सिक्योरिटी असिस्टेंस, पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म में USA ने जो असिस्टेंस है वो सारी बंद कर दी है, इंडिया के साथ उनके अलायंस की वजह से, कश्मीर की वजह से, और चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की वजह से। तो हमें USA की मदद से और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से हमें वो असिस्टेंस दोबारा चाहिए। We need to keep a check on increasing Indian influence in Afghanistan। और लास्ट जो है बट नॉट द लीस्ट, फाटा का मर्जर हो चुका है, उसके बाद फाटा में डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज करना है। अदरवाइज हमारी नेचुरल टेंडेंसी है, नेशनल टेंडेंसी है कि हम एक स्टेप आगे लेते हैं, 5 पीछे लेते हैं। USA और इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या करना है? सबसे पहले जो है वो बॉर्डर डिमार्केशन जो है वो के मामला जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, इसको रिजॉल्व करें। फ्रीक्वेंट बॉर्डर मीटिंग्स और इंटेलिजेंस शेयरिंग विद पाकिस्तान। अगर विड्रॉल का एग्रीमेंट हो जाता है या अफ़गान पीस प्रोसेस के अंडर कोई डील हो जाती है, उसके बाद भी USA यहाँ से कम्प्लीटली विड्रॉ नहीं करेगा।
अब अगर ऐसी सिचुएशन रहती है तो पाकिस्तान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग के एग्रीमेंट के थ्रू यूएसए अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्गर बना सकता है। US-led coalition forces should establish posts on the Afghanistan side of the frontier to seal the border. बॉर्डर को सील करें ताकि इनफ्लो और आउटफ्लो ना हो टेररिस्ट का। ट्रूली नेशनल आर्मी अफगानिस्तान के लिए बिल्ड करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को फाटा को डेवलप करने के लिए, पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए यूएसए को पाकिस्तान को सपोर्ट देनी चाहिए और पाकिस्तान की इंटरेस्ट को समझना चाहिए। अब हम अपनी वीडियो के लास्ट पार्ट में बात करेंगे अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की। सबसे पहले जो है वो अफगानिस्तान न्यू ग्रेट गेम का सेंट्रल पार्ट है। इस वजह से यहाँ पे यूएसए भी इंटरेस्टेड है, चाइना भी और रशिया भी। इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में बात कर चुका हूँ अपने पुराने लेक्चर्स में। ये ट्रेड रूट प्रोवाइड करता है, ट्रांजिट रूट प्रोवाइड करता है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को, इसके ऊपर भी बात हो चुकी है। और रशिया और चाइना जैसे नेबर्स का इनका नेबर होने की वजह से चाइना भी और रशिया भी। इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में बात कर चुका हूँ अपने पुराने लेक्चर्स में। ये ट्रेड रूट प्रोवाइड करता है, ट्रांजिट रूट प्रोवाइड करता है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को, इसके ऊपर भी बात हो चुकी है। और रशिया और चाइना जैसे नेबर्स का इनका नेबर होने की वजह से और इसको एडेड इंपॉर्टेंस मिल जाती है। फिर स्ट्रेटेजिक डेप्थ का बैकग्राउंड क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रिलेशंस राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो है वो टेंस हैं। हॉस्टाइल एनिमी हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर बैठा हुआ है। 1979 में विद रशियन एग्रेशन ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान बिकेम अ फ्रंट लाइन स्टेट अगेन कोल्ड वॉर में। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। एट दिस जंक्चर, उस वक़्त पाकिस्तान ने परसीव किया अफगानिस्तान को एज इट्स स्ट्रेटेजिक डेप्थ। उस वक़्त पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये थिंकिंग आई कि अफ़गानिस्तान हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। अभी रिसेंट ईयर्स में अशरफ गनी ने कहा है कि हम किसी की, उससे पहले हम हामिद करज़ई ने भी कहा कि हम किसी की स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, अगेन उसी हॉस्टाइल पोस्चर की वजह से जो वो पाकिस्तान के खिलाफ रखते हैं। जनरल मिर्ज़ा असलम बेग इसको कैसे देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरी क्या है? ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, अ स्ट्रेच इन स्ट्रेटेजिक इमेजिनेशन कंज्यूरिंग अप एन आउटमोडेड इमेज ऑफ अ नेपोलियनिक मैनूवर्स ट्रेडिंग स्पेस टू फाइट बैक। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जब इंडिया आपके ऊपर अटैक करेगा तो आप अफगानिस्तान की लैंड को, अफगानिस्तान की स्पेस को यूज़ करते हुए मैनूवर कर सकेंगे, थोड़ा सा आप पीछे हट के दोबारा से फिर अटैक कर सकेंगे इंडिया के ऊपर। लेकिन अगर वही अफगानिस्तान वही हॉस्टाइल है तो फिर आप कैसे मूव करेंगे? फिर तो आप पिंसर मूवमेंट में दब के रह जाएंगे। मिलिट्री स्ट्रेटजी इन दिस डे एंड एज स्पेशली इन न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट हैज़ चेंज्ड। ऑब्वियसली मिलिट्री स्ट्रेटजी अब चेंज हो चुकी है। जनरल मिर्ज़ा असलम बेग ने अफगानिस्तान टर्मोइल एंड रीजनल सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स में पेपर वाज रेड एट अ कॉन्फ्रेंस इन तेहरान दिसंबर 22 इन 2002। उसमें उन्होंने ये बात स्ट्रेटेजिक डेप्थ को इस तरह से देखा। जनरल असलम बेग के नज़दीक द स्ट्रेटेजिक डेप्थ नोशन इज सिंपली डाइवोर्स फ्रॉम रियलिटी, कि ये रियलिटी नहीं है। पाकिस्तान लाइफलाइन कम्युनिकेशंस लाई क्लोज एंड पैरेलल टू इट्स बॉर्डर विद इंडिया, यानी हमारे मेन स्ट्रेटेजिक जो एसेट्स हैं वो इंडिया के साथ बॉर्डर के करीब है। पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट इफ इट अलाउज इंडिया अ डीप थ्रस्ट बाय इंडिया इनटू इट्स टेरिटरी। तो वही जो मैंने बात की कि अगर इमेजिनेशन ये थी कि इंडिया अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है, कोल्ड स्टॉर डॉक्ट्राइन की मैंने आपसे बात की, ऐसे अगर इंडिया एकदम से अटैक करता है और पाकिस्तान के कुछ एरिया के ऊपर कब्जा कर लेता है, तो ये जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहती है कि हम पीछे हट के अफगानिस्तान में दोबारा से रीग्रुप करके या दोबारा से रीचैनल करके, रीसप्लाई करके उनको फिर से थ्रस्ट बैक करेंगे। मिर्ज़ा असलम बेग के नज़दीक न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट के होते हुए ये थिंकिंग है ही फ्लॉड। क्यों? जब आप अटैक करेंगे तो हम न्यूक्स के साथ रिस्पॉन्ड करेंगे, और दैट इज़ वेयर TNW टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं, जिसके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ। अफगानिस्तान जो है वो हमेशा हॉस्टाइल रहा है और जो है वो टू अनस्टेबल एंड ट्राइबल फॉर एनी सैंड लीडर टू कंटेम्पलेट पुटिंग स्ट्रेटेजिक एसेट्स। तो हम अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स, अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हों या मिसाइल्स हों, अफगानिस्तान में पुट नहीं कर सकते। ये जो है वो थिंकिंग है जनरल असलम बेग की। व्हाट शुड पाकिस्तान डू? ये मिथ है और काउंटर प्रोडक्टिव है स्ट्रेटेजिक डेप्थ। अफगानिस्तान को हमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे देखना चाहिए और इंडिया का इन्फ्लुएंस कम करना चाहिए।
और एक स्टेबल अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में भी है और इस रीजन के मफाद में भी है और दुनिया के मफाद में भी है। और पाकिस्तान को जो है अफगान पीस प्रोसेस को सपोर्ट करना चाहिए। और दिस इज़ द पार्ट जहाँ पे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपसे मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस की, यूनाइटेड स्टेट्स के अफगानिस्तान से विड्रॉल की, और विड्रॉल के बाद या यूनाइटेड स्टेट्स की यहाँ प्रेजेंस के होते हुए तालिबान और यूएसए के दरमियान जो भी एग्रीमेंट हो या अफगानिस्तान के फ्यूचर का जो भी फार्मूला ये लोग डिवाइस करें, हम उसकी बात करेंगे। यूएस तालिबान पीस टॉक्स दोहा में होती रही हैं, इसके कई राउंड्स हुए हैं, पाकिस्तान में भी इसके राउंड्स होते रहे हैं। जुलाई पीस प्रोसेस था 2016 का। वाई न्यूज़ टॉक्स बिटवीन द यूएस एंड तालिबान इन दोहा हैज़ लेड टू, इसके नतीजे में आया है एक फ्रेमवर्क पीस एग्रीमेंट का, और जो है उम्मीद ये की जा रही है कि इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से 18 साल पुराना कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा। यूएस की हिस्ट्री की लॉन्गेस्ट वॉर थी वियतनाम वॉर, उसके बाद जो लॉन्गेस्ट वॉर है वो है अफ़गानिस्तान की वॉर। और जैसे अफ़गानिस्तान से यूएसएसआर को 8-9 सालों के बाद विड्रॉ करना पड़ा, ऐसे ही यूएसए को अफ़गानिस्तान से 18 साल 19 साल के बाद विड्रॉल करना पड़ रहा है। हाउ हैज़ द कॉन्फ्लिक्ट बीन? तालिबान जो है वो 1990s के स्टार्ट में जो है, जब जहाँ से सोवियत यूनियन चला गया तब इमर्ज हुए। मिलिटेंट्स ने अफगानिस्तान को रूल किया 95-96 से 2001 तक। दे वर इम्पोजिंग अ ब्रूटल वर्जन ऑफ शरिया लॉ ऑब्वियसली दैट इंक्लूडेड, जिसमें पब्लिक एग्जीक्यूशन थी, एम्पुटेशंस थी। 9/11 अटैक होता है, यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर आता है। आज जो है वो यूएसए के तकरीबन 13,500-14 हज़ार के करीब ट्रूप्स जो हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं एज पार्ट ऑफ नेटो लेड मिशन। मकसद क्या है इनका? 3 मकसद हैं। टू एडवाइस, टू ट्रेन एंड असिस्ट अफगान फोर्सेस। एक्टिव कम्बैट ऑपरेशंस में कम हिस्सा लेते हैं। एक्टिव कम्बैट ऑपरेशंस में तब हिस्सा लेते हैं, इनके जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो अगर पढ़ें तो ये तब लेते हैं जब इनके ऊपर अटैक होता है। कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें 2400 के करीब अमेरिकन ट्रूप्स मारे गए हैं। 1 लाख से ऊपर अफगानी जो है वो दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ। यूएसए का $1 ट्रिलियन से ऊपर का नुकसान या खर्चा कह लें अफगान वॉर में हो चुका है। दिस वारंट्स यूएसए के लिए कि यूएसए इस जंग से विड्रॉ करे। साल टू ईयर बेसिस पे बात करें तो हर साल जो डेथ टोल है वो 39% इंक्रीज कर रहा है। आज की मैं बात करूं 2018-2019 की बात करूं तो एक साल का जो टोल है वो है तकरीबन 10,000 या 11,000 बंदे हर साल मारे जा रहे हैं। और ये टोल 2009-2010 की निस्बत अब डबल हो चुका है ऑलमोस्ट। तब 3,000, 4,000 या 5,000 बंदे ईयरली मारे जा रहे थे। तालिबान ने स्ट्रेंथन की है अपनी ग्रिप अफगानिस्तान के ऊपर। 2015 में 72% अफगानिस्तान के ऊपर अफगान गवर्नमेंट का कंट्रोल था, आज 56% के ऊपर है। जो बाकी जो है वो 16% टेरिटरी वो डिस्प्यूटेड हो चुकी है। होता ऐसे है कि सुबह जो है वो अफगान गवर्नमेंट, अफगानिस्तान की फौजी, उनकी हुकूमत होती है और शाम को जो है वो या रात को तालिबान की हुकूमत होती है। तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर। 1/3 ऑफ अफगानिस्तान जो है वो इस वक्त बैटल ग्राउंड बना हुआ है। 1/3 ऑफ अफगानिस्तान आउट ऑफ 300+ अफगान डिस्ट्रिक्ट्स, नियरली 119 ऐसे हैं जो 170 ऐसे हैं जो कि हैं तो ये एक कंटेस्टेड एरिया बना हुआ है दोनों के दरमियान। अगर आप यहाँ पे देखें 407 डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल, उनमें से 1/3 तकरीबन 130 जो है वो इनके कंट्रोल में है। सिगार की रिपोर्ट है
अफगान गवर्नमेंट कंट्रोल ये हैं जो आपको नजर आ रहे हैं ग्रीन में। अफगान गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस जो है, ये जो लाइट ग्रीन है, इनमें अफगान गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, ये कंट्रोल वाले हैं। कोलैप्स कौन कौन से कर चुके हैं? ये जो व्हाइट आपको नजर आ रहे हैं, ये तालिबान के अंडर है। अब देखें, आपको इसको अगर आप ओवरऑल देखें तो अफगानिस्तान का जो नॉर्थ ईस्ट है वो ज्यादातर तालिबान, ईस्ट ये ज्यादातर तालिबान के कंट्रोल में, सेंटर, साउथ और कुछ वेस्ट में, यानी हर जगह पे तालिबान की प्रेजेंस है। इंसर्जेंट एक्टिविटी ज्यादा कहां पे है? इंसर्जेंट एक्टिविटी जो है वो सबसे ज्यादा है जी ये नॉर्थ में, इन डिस्ट्रिक्ट्स में, वेस्ट में यहाँ पे, सेंटर में यहाँ पर, ये पाकिस्तान के साथ जो एरिया है, और साउथ में यहाँ पर। हाई इंसर्जेंट एक्टिविटी साउथ में, सेंटर में और नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये अफगानिस्तान का एक जो है वो डेमोग्राफिक डिवाइड आपको नजर आ रही है कि जहाँ पे इंसर्जेंसी डिफरेंट एरियाज में या डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट पॉकेट्स में जो ऑपरेट कर रही है। तालिबान ने एक कमिटमेंट की है दैट दे वुड नॉट अलाउ अफगान टेररिस्ट। अब मैं बात कर रहा हूँ जो दोहा पीस प्रोसेस के नतीजे में फ्रेमवर्क, जो एग्रीमेंट, जो बात की जा रही है, उस एग्रीमेंट के कंपोनेंट्स क्या है उनके ऊपर हम बात करेंगे। तालिबान ने ये कमिटमेंट किया है यूएसए से इस एग्रीमेंट के तहत, अगर ये होता है जो अभी तक एज ऑफ नाउ 2020 के जनवरी में अभी तक इसके ऊपर बातचीत चल रही है कि वह अफगान साइल को, अफगानिस्तान की जो ज़मीन है उसको यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और यूएसए जो है इसके नतीजे में यहाँ से ट्रुप्स विड्रॉल के लिए एग्री करें। ये बुनियादी क्वेश्चंस हैं दो जो कि सेटल होने हैं इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में। लेकिन इसको जो है वो कंडीशन किया गया है यूएसए के ट्रुप्स के विड्रॉल को कि तालिबान अगर एग्री करते हैं अफगान गवर्नमेंट के साथ पीस प्रोसेस के लिए। यूएसए इसके ऊपर 3-4 साल इंसिस्ट करता रहा है और तालिबान हर दफ़ा मुकरते रहे हैं। तालिबान इसलिए मुकरते रहे हैं क्योंकि वह अफगान यूनिटी गवर्नमेंट को यूनाइटेड स्टेट्स का पपेट समझते हैं। अब हमने देखा कि इसी दौरान मॉस्को ने भी अपना पीस प्रोसेस शुरू किया, चाइना ने भी टाइम एंड अगेन कोशिश की कि हम भी अपना पीस प्रोसेस शुरू कर सकें, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स दोहा पीस प्रोसेस के तहत जो ज़ल्मे खलीलजाद हैं, यूएस का जो रिप्रेजेंटेटिव है, रिकन्सिलिएशन का एजेंट है फॉर अफगानिस्तान, उसको अपॉइंट करके दोहा पीस प्रोसेस के थ्रू यूएसए जो है इस प्रोसेस को लीड कर रहा है। रशिया की स्ट्रेटजी में ईरान शामिल था, चाइना शामिल था, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स शामिल थे, बट जो यूएसए का पीस प्रोसेस उसमें तालिबान, यूएसए और पाकिस्तान, बट दिस वुड हैव बीन काउंटर जो ज़ल्मे खलीलजाद हैं, यूएस का जो रिप्रेजेंटेटिव है, रिकन्सिलिएशन का एजेंट है फॉर अफगानिस्तान, उसको अपॉइंट करके दोहा पीस प्रोसेस के थ्रू यूएसए जो है इस प्रोसेस को लीड कर रहा है। रशिया की स्ट्रेटजी में ईरान शामिल था, चाइना शामिल था, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स शामिल थे, बट जो यूएसए का पीस प्रोसेस उसमें तालिबान, यूएसए और पाकिस्तान, बट दिस वुड हैव बीन काउंटर प्रोडक्टिव फॉर यूएस इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान। ऑब्वियसली पाकिस्तान हैज़ बीन सपोर्टिंग अफगान पीस प्रोसेस आउट ऑफ इट्स ओन इंटरेस्ट। वजह क्या है? स्टेबल अफगानिस्तान होगा तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलेगी, अनस्टेबल होगा तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दाइश, अलकायदा, इस जैसे ग्रुप्स वहाँ पे बैठे रहेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशंस करते रहेंगे। अफगान गवर्नमेंट क्या कहती है? अफगान गवर्नमेंट कहती है कि उनको डील से अभी तक बाहर रखा गया है, तो डील की तरफ जो है वो रश ना किया जाए। ये अशरफ गनी ने कहा। उसने कहा कि अफगान गवर्नमेंट प्रेफर्स एन एग्रीमेंट विद रैशनैलिटी दैट डज नॉट रिपीट पास्ट मिस्टेक्स। तो एक रैशनल डिसीजन या रैशनल एग्रीमेंट के ऊपर पहुंचना चाहिए, ये अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टांस है। अशरफ गनी ने तालिबान से कहा है कि वो अफगान गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली इंगेज हों, बट अगेन तालिबान की इंसिस्टेंस कि हम नहीं इंगेज होंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब तक तालिबान एग्री नहीं करते, यूएसए भी एडामेंट है, अफगान गवर्नमेंट भी एडामेंट है, बट तालिबान मेंटेन दैट विदाउट अ यूएस विड्रॉल, पहले विड्रॉल होगा फिर जो है वो एग्रीमेंट होगा, उसके बाद जो है वो प्रोग्रेस नहीं हो सकती बाकी इश्यूज के ऊपर। व्हाट नेक्स्ट? ये बात अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ें तो ये बात पता चलती है
न्यूज़ रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ कि एक यूएस के थिंक टैंक ने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फार्मूलेट किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया। उसके मेन कंपोनेंट्स क्या थे? एन 18 month ट्रांजिशनल गवर्नमेंट इंस्टॉल की जाएगी दैट विल ओवरसी पावर शेयरिंग बिटवीन तालिबान एंड अफगान गवर्नमेंट, या अफगानिस्तान की अभी जो गवर्नमेंट है और तालिबान के दरमियान पावर शेयरिंग का जो फार्मूला है या अरेंजमेंट है उसको एक इंटरिम और ओवरसीयर गवर्नमेंट बना के जो 18 महीने के लिए ट्रांजिशन के प्रोसेस को देखेगी। दूसरा था कि यूएस की जो असिस्टेंस है अफगानिस्तान को वो प्रोवाइड इकोनॉमिक असिस्टेंस। थर्ड पॉइंट ये था कि हाई उलमा कौंसिल जो कि इंटरिम गवर्नमेंट जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की जाएगी उसके साथ मिलके कॉन्स्टिट्यूशन में, अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस के लिए कोशिश करेगी, उसके लिए जो है चेंजेस को डिस्कस करेगी। फोर्थ, तालिबान के तमाम लीडर्स के लिए एमनेस्टी, जो भी उन्होंने पुराने एक्शंस किए उसके खिलाफ उनको इम्यूनिटी या प्रोटेक्शन दे दी जाएगी। पांचवा, तालिबान जो है वो टेररिस्ट ग्रुप्स स्पेशली अलकायदा जैसे ग्रुप्स के साथ अपना लिंक जो है वो ख़त्म करें और उनको अपने अफगानिस्तान में ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें, सपोर्ट ना दें। छठा, बदले में यूएसए जो है वो तालिबान के प्रिजनर्स को जो गुआंतानामो बे में हैं या किसी और जेल में बगराम बेस में हैं उनको रिलीज़ करें। सेवेंथ इसका पॉइंट था फॉर्मेशन ऑफ एन इम्पार्शियल टीम टू इम्प्लीमेंट द ड्राफ्ट डील। एक इम्पार्शियल टीम बनाई जाएगी जिसका काम होगा कि वो ड्राफ्ट डील को जो है वो उसने मॉनिटर करना था, ड्राफ्ट डील को इम्प्लीमेंट करना था। करंट सिचुएशन क्या थे? पीस प्रोसेस चलता रहा। सितंबर में हमने देखा कि सितंबर में तालिबान के अटैक के नतीजे में यूएसए का एक मैरीन, एक फौजी उनका मारा गया। ट्रंप ने बदले में एकदम से ऐलान कर दिया कि हम दोहा पीस प्रोसेस से पुल आउट करते हैं। अब दोहा पीस प्रोसेस अगस्त सितंबर 2019 में एक हायर स्टेज के ऊपर पहुंच चुका था और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात हो चुकी थी, एग्रीमेंट हो चुका था और डेफिनेटली वो पाकिस्तान की सपोर्ट के साथ हुआ था। ट्रंप ने एकदम से पुल आउट किया जैसे ट्रंप की आदत है। उसके बाद फिर जो है वो कुछ अरसे के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ज़ल्मे खलीलजाद को जो यूएस एनवाई है फॉर रिकन्सिलिएशन इन अफगानिस्तान, इसने दिसंबर 2019 में अफगानिस्तान विजिट किया। 2 दिन का विजिट था। उसको इसने कहा कि प्रोडक्टिव विजिट रहा है मेरा। वो मिला अशरफ गनी से, अब्दुल्ला से और जो पहले प्रेसिडेंट हामिद करज़ई, इनसे मिला। अफगान गवर्नमेंट ने साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी इंगेज किया। तो खलीलजाद का जो है वो ये लेटेस्ट विजिट जो है उसके बाद से नेगोशिएशंस दोबारा से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो सितंबर 2019 में यूएसए ने जो प्रोसेस रोका था उसके बाद अब नेगोशिएशंस दोबारा से स्टार्ट हो चुकी हैं। अफगान गवर्नमेंट को पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो है सेफ हेवन्स का। बुनियादी तौर पे 2 इश्यूज़ हैं जो अफगान गवर्नमेंट या एनडीएस या अशरफ गनी की गवर्नमेंट पाकिस्तान से चाहती है। पहला वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है कोयटा शूरा को अबेंडन करे या कोयटा शूरा के नाम पे तालिबान के जो लोग यहाँ पे, तालिबान की लीडरशिप जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रहती है या बेस्ड है या जिसको पाकिस्तान सपोजिटली सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उनको पाकिस्तान एक्सपेल करे यहाँ से, उनके सेफ हेवन्स ख़त्म करे। और दूसरा उनका कंसर्न है हक्कानी नेटवर्क को लेकर, और ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके यूएसए को भी कंसर्न्स हैं। बट अफगान गवर्नमेंट डेफिनेटली उनको ज़्यादा कंसर्न इसलिए हैं क्योंकि यूएसए तो यहाँ से विड्रॉ करने जा रहा है बट अफगान गवर्नमेंट को यहाँ पे ही रहना है। सीज़फायर इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन एन एग्रीमेंट इज़ रीच्ड। दिस इज़ तालिबान पॉइंट ऑफ व्यू कि पहले एग्रीमेंट साइन करें फिर हम सीज़ फायर करेंगे, अदरवाइज हम ऑपरेशन। मज़े की बात हमें नज़र आता है, एक तरफ दोहा में पीस टॉक्स हो रही हैं, वहाँ पे कभी तालिबान कंदूज के ऊपर अटैक कर देते हैं, कभी काबुल में किसी जगह पे बम्बिंग कर देते हैं। खलीलजाद का जो ट्रिप है काबुल में, दैट केम आफ्टर अ यूएस एंड तालिबान, इन्होंने दोहा में टॉक्स को रोक दिया था बगराम बेस के ऊपर जब अटैक हुआ लास्ट वीक में। दैट किल्ड 2 अफगान सिविलियंस एंड वुंडेड मोर देन 70। 2 इससे सिविलियंस इस अटैक में जो है वो ज़ख्मी हुए।
ये दिसंबर की ही बात है और 70 के करीब जो है वो लोग जख्मी हुए। द टॉक्स रिज्यूम्ड अर्लियर दिस मंथ आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप मेड अ सरप्राइज थैंक्सगिविंग डे ट्रिप टू विजिट अमेरिकन सोल्जर्स। वो अफगानिस्तान आया, उसने ट्रिप किया अफगानिस्तान का। ट्रंप की बात कर रहे हैं। ट्रंप हैड started called off the talks in September following a Taliban attack in Kabul that killed a US soldier. US president has expressed frustration with the 18-year war in Afghanistan और उसने कहा है कि मैं जो है वो अफगानिस्तान के अंदर 12,000 अमेरिकन ट्रूप्स को घर ले जाएंगे। बात यह की जा रही है कि पहले स्टेज के ऊपर 3,500 जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं उनको यहाँ से निकाला जाएगा। उसके बाद अमेरिकन ट्रूप्स की यहाँ पे तादाद रह जाएगी 8,500। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ विड्रॉल के ऊपर। पहली बात, क्या कंप्लीट विड्रॉल यूएसए करेगा या यूएसए के लिए ऑप्शन है? इसका सिंपल आंसर है कंप्लीट विड्रॉल यूनाइटेड स्टेट्स के पास ऑप्शन नहीं है। रीज़न, 18 सालों से या 19 सालों से यूएसए ने जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, जो बेस एस्टेब्लिश किया है, चाहे सेंट्रल एशिया के लिए या चाहे न्यू ग्रेड गेम के लिए या चाहे ईरान के ऊपर चक रखने के लिए, यूएसए उसको इतनी आसानी से ख़त्म नहीं करेगा। दूसरा क्वेश्चन, क्या तालिबान जो है वो एक कंप्लीट विड्रॉल की एब्सेंस में या कंप्लीट विड्रॉल के ना होते हुए जो ज़ीरो ऑप्शन है, सो कॉल्ड ज़ीरो पॉलिसी, ज़ीरो ट्रूप पॉलिसी, उसके होते ना होते हुए क्या वो सीज़ फायर के ऊपर अग्री करेंगे? आई थिंक फॉर देयर पॉलिटिकल रीजंस वो करेंगे। अगर तालिबान को ये लगता है कि एक या दो बेस दे के अफ़गानिस्तान के कुछ पोर्शन में और अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट में उनको सब्सटेंशियल शेयर मिलता है तो दे वुड टेक दिस बेट। आई थिंक सो वो मेन स्ट्रीमिंग करेंगे। दे हैव बीन फाइटिंग फॉर डेकेड्स नाउ। आई थिंक इट्स हाई टाइम। इवन तालिबान की जो हाई काउंसिल है, तालिबान की जो शूरा है, उसमें भी ये रियलाइजेशन है। और देन द थ्रस्ट इज़ आल्सो कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। और एक और जो इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन हुई है वो ये हुई है कि तालिबान की जो लीडरशिप है, जो 90s में थी या अर्ली 2000s में भी थी इवन, जो कि यूएसए का डायरेक्ट विक्टिम बने यूएसए की रैत का, अब उनको नई लीडरशिप ने, नए ब्लड ने रिप्लेस कर दिया है। क्योंकि ये वॉर 3-4 दहाइयों से अफ़गानिस्तान में जंग चल रही है, तो अब नई नस्ल उसको लड़ रही है। तो ये लोग थोड़ा डिफरेंट थिंकिंग रखते हैं अगेन। बट अगर आप दोहा भी इस प्रोसेस को देखें तो आपको वैसे ही बूढ़े बूढ़े तालिबान नज़र आते हैं, लेकिन जो फील्ड कमांडर्स हैं वो यंग हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आपको पता चलेगा कि तालिबान में भी इंटेंट है, तालिबान में भी ये नीयत है, जिसकी वजह से उन्होंने कतर में अपना पॉलिटिकल ऑफिस दोहा में एस्टेब्लिश किया है और इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और अगेन तालिबान वुड रियलाइज़ हमेशा के लिए कोई भी इस वॉर को कंटिन्यू नहीं कर सकता और पाकिस्तान की तरफ से भी जो पुल आएगा, क्योंकि पाकिस्तान सिंसियर है इस दफ़ा अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस के लिए, तो ये जब सारे फैक्टर्स अगर कंबाइन इन करें आपको, तो क्वाइट होपफुल उम्मीद हमें नज़र आती है कि अफ़गानिस्तान में चीज़ें जो है वो सेटल हो जाएंगी। यूएस, अफगान गवर्नमेंट एंड तालिबान विल नीड टू रीएडजस्ट देयर पोजीशन। प्रॉब्लम्स हैं, इनको कैसे इनको देखना पड़ेगा, मनूवर करें और उसके बाद किसी एक सेंट्रल पोजीशन के ऊपर ये एग्री करें। द सर्च फॉर पीस एंड रिकन्सिलिएशन, इसको इम्पुटस मिली जब ज़ल्मी खलीलज़ाद ने विज़िट किया, जो यूएस का रिप्रेजेंटेटिव है, सितंबर 2018 में। इसको सितंबर 2018 में यूएसए ने अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस के लिए, रिकन्सिलिएशन के लिए लगाया था। और ये बंदा ऐसा डिप्लोमेट है कि जिसने बहुत ज़्यादा काम किया है। इट हैज़ स्टार्टेड रियली हर्टिंग बोथ साइड्स, दैट इज़ वाई दे हैव स्टार्टेड नेगोशिएटिंग। अगेन मैं बात कर चुका हूँ कि बहुत टाइम से लड़ रहे हैं। यूएसए का बहुत लॉस हुआ है, अफ़गान गवर्नमेंट का लॉस हुआ है, लाखों अफ़गान बेघर हो चुके हैं, लाखों अफ़गान मर चुके हैं, अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर है। तालिबान मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स उनकी भी जो है वो उनके भी लोग मरे, कैलामिटीज़ हुई हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए अफ़गान वार सबको हर्ट कर रही है। तो आई थिंक यहाँ से फिर रैशनल आता है सामने कि इट्स हाई टाइम कि इस जंग को ख़त्म कर दिया जाए। द मेजर इशू विद द ऑनगोइंग प्रोसेस इज़ द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन और कंसेंसस बिटवीन यूएस एंड अफ़गान गवर्नमेंट। दोनों जो है वो अलग अलग से सोचती हैं। अफ़गान गवर्नमेंट का अपना नज़रिया है। अफ़गान गवर्नमेंट डेफिनेटली चाहती है कि यूएसए यहाँ पे मौजूद रहे, यूएसए उनको फंड करता रहे, यूएसए डेवलपमेंट में पैसे लगाए, यूएसए अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पे रह के, यूएसए के ट्रुप्स यहाँ पे रह के
उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते रहे। अफ़गानिस्तान की जो यूनिटी गवर्नमेंट है उसको लॉन्जिविटी एक्सटेंड हो, यानी वो कंटिन्यू करे ऑफिस में। पावर किसको बुरी लगती है? किसी को भी बुरी नहीं लगती। और जो नॉर्दर्न अलायंस कह लें आप, या फिर जो उज़्बेक और ताजिक कम्युनिटी है उसका कंट्रोल रहे। दूसरी तरफ कन्वर्सली इन अपोजिशन जो पश्तून बेल्ट है या जो तालिबान बेल्ट है उनका गवर्नमेंट में शेयर ना हो। तो ये वो कंसर्न्स हैं जिनकी वजह से ये अफ़गान गवर्नमेंट इस तरह से सोचती है। यूएसए इसको डिफरेंटली देखता है। यूएसए अपने एंगल से देखता है कि यूएसए के फॉरेन पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या वो अचीव हो रहे हैं यहाँ पर या फिर नहीं हो रहे हैं। यूएसए का लॉस कितना हो चुका है, ओवरऑल यूएस की ग्लोबल पॉलिसी के लिए कितना डेट्रीमेंटल है। और फिर जो ट्रंप का इलेक्शन प्रॉमिस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रंप अगेन इलेक्शन की तरफ जा रहा है 2020 में। तो इसको सामने रखते हुए लगता है कि जल्द ही अफ़गानिस्तान में कोई डील पॉसिबल है। अफ़गान गवर्नमेंट हैज़ बीन लेफ्ट आउट फ्रॉम द प्रोसेस। ये एक मसला है कि अफ़गान गवर्नमेंट को काफ़ी हद तक साइड लाइन कर दिया गया है। अगेन इवन अगर अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट को भी साइड लाइन कर दिया जाता है और अफ़गानिस्तान फिर एक दफ़ा सिविल वॉर में चला जाता है, देन पीस डील का कोई मकसद नहीं होगा। फिर पाकिस्तान को भी वो बेनिफिट्स हासिल नहीं होंगे, यूएसए को भी वो बेनिफिट्स हासिल नहीं होंगे। इस तरह के सिविल वॉर की सिचुएशन में यूएसए यहाँ पर अपने बेसिस एस्टेब्लिश नहीं कर सकेगा, अपने बेसिस सस्टेन नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान अगेन वहाँ पे अफ़गानिस्तान में टर्मोइल होगा तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान या दाइश जैसे ग्रुप्स यहाँ पे परवरिश पाएंगे, फिर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे। अफ़गानिस्तान में आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के पार से पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमले होते रहे हैं, जिसमें टाइम एंड अगेन हमारे कई जवान भी शहीद हुए हैं। तो ये भी हमारे लिए सिक्योरिटी का थ्रेट भी है। ऑप्शंस क्या हैं? यूएसए के लिए ऑप्शन है कि जल्द से जल्द एक एग्रीमेंट साइन किया जाए और ट्रंप नेक्स्ट इलेक्शन जीते, उसके फ़ायदे की बात है। अफ़गानिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? अब यहाँ अफ़गानिस्तान से मेरी मुराद है अफ़गान गवर्नमेंट। अफ़गान गवर्नमेंट के लिए ये ऑप्शन है कि वो जो अफ़गानिस्तान का पीस प्रोसेस चल रहा है, यूएसए जिसको स्टीयर कर रहा है, उसके अलावा भी तालिबान के साथ अपने लेवल के ऊपर, बायलैटरल लेवल के ऊपर तालिबान के साथ इंगेज हों। तालिबान के जो लोग इन्होंने कैद किए हुए उनको छोड़ें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैय्यत्स के ऊपर काम करें और एक पावर शेयरिंग डील के ऊपर रीच करने की कोशिश करें। मींस कंटूर्स तो दें, बुनियादी फ्रेमवर्क तो दें कि हम ये डिपार्टमेंट या ये और ये मिनिस्ट्रीज़ आपको देने के लिए अग्री हैं और हम ये डिस्ट्रिक्ट्स इनमें आप अपनी गवर्नमेंट बनाएं, यहाँ पे हम अपनी। तो अगर ये क्लियरली वर्कड आउट स्ट्रेटजी दे देते हैं तो मुश्किल नहीं है तालिबान को इंगेज करना। दूसरी तरफ जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट ये है, अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 300,000 से ज़्यादा की ये फोर्स है, बट स्टिल ये फोर्स अभी तक सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है। डिफेक्शंस का रेट बहुत ज़्यादा है और बाज़ दफ़ा तो इनके बाज़ ट्रूप्स ने अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के अपने ही साथियों के ऊपर फायर खोल दिया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके होते हुए अफ़गानिस्तान स्टेबल नहीं रह सकता। अगर यूएसए विड्रॉ करता है तो अफ़गानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस कैन नॉट होल्ड अफ़गानिस्तान इंटैक्ट एंड दिस रियलाइजेशन इज़ वेरी मच डीपली रूटेड। अफ़गान गवर्नमेंट को भी पता है। तो अफ़गानिस्तान के लिए ऑप्शन अगेन तालिबान के साथ इंगेज करना है और यूएसए को ये बावर कराना है कि यूएसए भी अफ़गान गवर्नमेंट हाईली करप्ट है। दैट इज़ ऑलरेडी अ प्रॉब्लम। अशरफ गनी, उसके साथ ही अब्दुल्ला सारे तमाम जो मिनिस्टर्स हैं, वॉरलॉर्ड, सारे के सारे करप्ट हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए कोई वर्केबल सोल्यूशन को बैठ के इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तालिबान के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तालिबान अपनी वॉर ऑफ अट्रिशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, उनका स्प्रिंग ऑफेंसिव बहुत अच्छा जाता है। यूएसए को वो ब्लीड कर रहे हैं, कर सकते हैं। अफ़गान गवर्नमेंट को वो डैमेज कर रहे हैं, कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर अपना कंट्रोल रख सकते हैं। बट एंड इन साइड क्या है? क्या हमेशा के लिए जंग लड़ी जा सकती है? नो। वॉर और पीस फॉलो अप करते हैं, एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, एक दूसरे के बाद आते हैं। तो तालिबान को कभी ना कभी तो एग्रीमेंट की बात करनी पड़ेगी, कभी ना कभी तो नेगोशिएशंस पे आना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट पाकिस्तान के लिए फ़ायदे की बात है। अगर यूएसए यहाँ से विड्रॉ करता है तो पाकिस्तान के लिए हेल्पफुल होगा। अफ़गानिस्तान स्टेबल होता है तो सीपैक भी स्टेबल होगा। अगर अफ़गानिस्तान स्टेबल होता है तो चाइना का भी फ़ायदा है। अगर अफ़गानिस्तान स्टेबल होता है तो पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स नहीं होंगे। एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल अफ़गान गवर्नमेंट जिसमें तालिबान का भी शेयर हो और अफ़गानिस्तान की यूनिटी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स का भी शेयर हो,
ताजिक्स भी हों, उज़्बेक्स भी हों, पख्तून भी हों, वो अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो मेन लीडरशिप है, उनके जो मेन फाइटर्स हैं, उनको पकड़ के पाकिस्तान के हवाले कर दें तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा एक ही दिन में हो जाएगा। ये एक ऐसा बारगेन है कि जो पाकिस्तान के लिए शायद इनफ रीज़न प्रोवाइड करता है कि पाकिस्तान अफगान पीस प्रोसेस को अनकंडीशनली सपोर्ट करे। इसके साथ ही मैं टॉपिक को कंक्लूड करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा।